जिन्होंने जो बता दिया ना उसके अलावा कोई शब्द बचाएगी ना सर, ऐसा सर ऊपर वाला जब किसी को भेजता है ना इस दुनिया में तो हर किसी के अंदर एक अलग टैलेंट जरूर भेजता है। ये बात अलग है कि आप उसको पहचान नहीं पाते। मैं ये ट्रेनिंग इसी का पार्ट है, वो आपके अंदर की जो ताकत है, स्किल है, आपके अंदर जो अलग क्वालिटी है दुनिया से अलग हटके, वो चीज को पहचानने के लिए ही ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई गई है। आप पता निकाल पाए अपने अंदर से वो, बताइए सर प्लीज। सर जिसको परिभाषित नहीं कर पा रहे वही गॉड है। देखो ये डेफिनेशन अब तक नहीं आई, जिसकी परिभाषा ही नहीं है वही गॉड है, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं दी जा सकती वही गॉड है। हर किसी के पास है यूनिक परिभाषा। बोलो सर। बता सकते हैं, चाहे तो हम जीओडी की डेफिनेशन बता सकते हैं, जैसे गुड ओपिनियन बिलीवर भगवान एक ऐसी सत्ता है जहाँ पर हमें आनंद मिलता है उसके संपर्क में, जाने से आनंद तो बंकर में होता ही मिल जाएगा। नहीं सर, आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद वर्ड बना गया। आनंद और में आज पीछे बैठने का मौका मिला, सारी बात पहले ही बता दी। फिर भी आशुतोष सर ने कहा कि देखो हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने विचार होते हैं। जैसे विजेंद्र सर ने बताया, अपन मान लो मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आत्मिक शांति मिलती है। वो चाहे संकट की घड़ी में जाओ, चाहे वो सुख में याद करो, एक आत्मिक संतुष्टि। दूसरी चीज, जैसे अन्य और भी धर्म निकले, बौद्ध धर्म निकले, जैन धर्म निकले, बहुत महात्मा बुद्ध ने कहा था भाई परमात्मा हर एक व्यक्ति के अंदर है। आप अच्छे कर्म करा तो इसका मतलब जरूरतमंद की सहायता, कोई ऐसी संकट आ जाए व्यक्ति के पास और अब उसने इग्नोर कर दिया तो फिर परमात्मा अब उसकी जैसी भी हो सहायता करें तो परमात्मा फिर वो भी यही सोचता है भाई भगवान है, कहता है बार बार अरे भगवान है तो ऐसे समय में मतलब भगवान एक वैसे तो सर्वोच्च सत्ता है ही है, आत्मिक शांति, लगाव और अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला। जैसे हमारे माता पिता वो भी भगवान का ही दर्जा है, तो अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला परमात्मा। चेतन सर कुछ अलग से आपके दिमाग में कुछ जानते हैं अच्छे से, वो शरारती वो माफी के लायक नहीं थी, लेकिन हमने वहां पे कूल डाउन रहे, हमने कोई शोर शराबा नहीं मचाया, आराम से शांति से सिर्फ एक काम सौंप दिया। और सर ने भी शर्त भी बोली कि हाँ ये बहुत बढ़िया तरीका है। आप सिंपल उस बच्चे को ये बोलो, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको एक काम करना है, आपके हाउस की जब ड्यूटी आएगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालोगे, तो पनिशमेंट भी होगी उसके लिए और एक पॉजिटिव भी आया। क्या आया उसके अंदर? रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास पता लग गया कि मुझे पूरे हफ्ते के लिए बच्चे आगे कौन स्टेज पे कब आएगा, क्या करेगा, ये सब कुछ प्रिपेयर करने का ड्यूटी उस बच्चे की सौंपती है। अब उस बच्चे को क्या मिल गया? काम मिल गया। अब बच्चे का दिमाग शरारत कब करता है? खाली दिमाग शैतान का घर। शरारत कब करेगा? बच्चे का दिमाग खाली पड़ा है, खाली दिमाग पड़ा है तो दिमाग को चल नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली शरारत करता है वो। अब सिचुएशन यहाँ पे क्या आ गई? उस बच्चे को हमने काम दे दिया, अब जो चीज काम में लगा हुआ है वो शरारत नहीं करेगा। शरारत तभी होती है जब आपका उसका दिमाग खाली हो चुका है किसी चीज से। सिंपल सा सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को हम ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। तो ये आ गया नेक्स्ट, प्लान एनी फनी एक्टिविटी, यानी कि कोई भी एक फनी एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी बोर्ड मिलेगा। ए पॉजिटिव क्वांटम ऑफ एनर्जी इज गॉड। उम्मीद की किरण ही भगवान है। और अगर भगवान में आपका विश्वास है तो आपके सभी कार्य संभव भी होते हैं और निर्भरता भी आती है। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। हनुमान चालीसा लगती है तो मुझे ऐसी एनर्जी लगती है कि दीवार को मैं छेद कर दूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद की जो किरण है वो भगवान है, और भगवान में अगर आपका अटल विश्वास है तो आपका कोई काम रुकता भी नहीं है, क्योंकि उस तरह की ऊर्जा आपके अंदर जो है वो संचारित हो जाती है। अमित सर प्लीज। या सीट को भी और भी एक ऐसा नहीं है, हमारा मसला था बहुत अच्छा बोलते हैं आप श्री भगवान विष्णु के साथ आस्था और विश्वास का दूसरा नाम ही गॉड है। वाह और वैसे तो हमारे माँ बाप हमारे लिए सबसे बड़े गॉड वही हैं। वाह वाह बहुत बढ़िया।
गुड ओपिनियन डिलीवर, जो अच्छे विचार देता है मेरे हिसाब से वही भगवान है। गुड ओपिनियन डिलीवर, ये जो जिनने श्री भगवान ने बतानी वो तो बार बार वापस नहीं बताओ। और ये एक विश्वास की बात है, जो मानते हैं विश्वास करते हैं वही भगवान है। मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। अरे वाह वाह, क्या बात, आपने तो रोड पे भी बस के लिखा है, भाई बोल दिया। ऐसी सत्ता है जो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनिशिएंट। और अगर लिटरेरी थोड़ा मीनिंग की जैसे सुना है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। ये जो सारा काम जो ताम जाम बनाता भी है, उसकी देखभाल भी करता है और लास्ट में डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और वो जनरेटर सब सर, जनरेटर से आप क्या समझोगे यहाँ पे? जैसे सारा क्रिएट किया, क्रिएटर ठीक। और जो वैसे ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, ऐसे ही सुनी हुई होती है, ये बनाया हुआ है। और जो दूसरी बात ये है कि जो हमारे सबसे नजदीक, सबसे नियर, हमारे मीन्स हमारी सोल के सबसे नियर गॉड ही है। क्योंकि जैसे दूध के अंदर घी मिला हुआ है, ऐसे ही मतलब गॉड हमारे अंदर मौजूद है और हम गॉड के अंदर मौजूद है। मतलब उससे नजदीक हमारे कोई नहीं हो सकता। और जो जैसे बिलीव वाली बात कही, वो भी है कि भाई हमारा केवल है तो मतलब गॉड ही है, और तो हमारे फॉर द टाइम बीइंग है, परमानेंटली तो मतलब हमारे भगवान ही सब कुछ। थैंक यू जी, राधेश्याम सर। गॉड का हिंदी अर्थ भगवान है। और भगवान जो बना हुआ है, जैसे वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, वैसे नीर, ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों से बना है मानव का शरीर, अर्थात मानव के अंदर ही भगवान है। अगर उसको खुद पे भरोसा हो जाए ना, खुद पे, तो वो हर काम कर सकता है। यानी मानव अपना काम खुद कर सकता है, ये है अगर चाहे तो। बस उसकी मानसिकता, खुद पे विश्वास होना चाहिए। ये संदीप सर, प्रिंसिपल सर, सर डेफिनेशन। भगवान जो हर जगह प्राणी के अंदर निवास करता है, और जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो एक बार उसका हमारी आत्मा बताती थी कि भाई ये गलत है। और ये बिलीव की बात है, यदि हम मानते हैं तो अगर हमारा विश्वास है उसमें, तो सही गलत का ज्ञान भी हमें उससे हो जाता है। और सगुण है, निर्गुण है, ये अलग बात है। कोई कैसा मानता है, कोई कैसा मानता है, मगर निश्चित है कि यदि सुख में चाहे हम उसको ना भी पुकारे, दुख में सबसे ज्यादा यदि कोई दुख की बात आती है, कोई तकलीफ आती है, तो सबसे पहले हम उसी को पुकारते हैं। और सबसे पहले उसी को पुकारा जाता है जो हमारे नजदीक होता है। तो हम सब के बहुत करीब है, ये महसूस करने की बात है। और हम भी उसी का एक अंश है। जैसे मटके को हम पानी के अंदर डुबो देते हैं, तो मटके के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। उसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर भी होता है। ये बात अलग है कि हम कई बार उसकी जो आवाज़ है उसको हम सुना कर देते हैं, हम देखा कर देते हैं, नहीं तो सही गलत की पहचान कराने वाला मेरे समझ में भगवान है, और वो सुप्रीम सत्ता है जो इसको चलाता है। और कई बार जब हमें कोई आवश्यकता होती है ना, तो किसी न किसी रूप में वो हमारे पास भी होता है, हमारी हेल्प करने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाता है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट टेबल नंबर 3 का क्या रहेगा? हर टीचर का अपना होगा, यही तो स्किल है जो हमारी एक दूसरे से शेयर होती है। अब पूनम मैडम ने जो बताया वो हमने शेयर कर लिया। हो सकता है कोई टीचर ना वो तरीका अपनाता हो, लेकिन अब अपना ले, क्योंकि इफेक्टिव हो गया पता। जो कृष्ण सर ने तरीका बताया वो क्या पता और टीचर अपनाते हो, और जो नहीं अपनाते थे वो क्या पता अब अपनाना शुरू करते, क्या पता इफेक्टिव टीचिंग हो जाए उनकी भी। यही चीजें सारी। तो डीपी सर जैसा
जैसा कि आपने अभी बताया था, वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। कई बार ये भी होता है टीचर गेट में एंट्री करते ही सभी बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाते हैं। वो टीचर पे डिपेंड करता है किस टीचर की छवि कैसी है, किस टीचर के बारे में बच्चे क्या समझते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे बहुत ज्यादा शोर है तो बच्चे हम ये भी बोल देते हैं भारत माता की जय, यही तो भी बच्चे चुप हो जाते वो हैं। टेंशन ही तो क्रिएट है। बिल्कुल, उनको ये देखता है बच्चा सोचेगा आवाज कहाँ से आई थी तेज एकदम। मेरे हिसाब से गुड ओपिनियन डिलीवर, जो अच्छे विचार देता है वही भगवान है। बहुत बढ़िया। देखो मैं ये कह रहा था, यही चीज चाह रहा था कि निकल के आए। बहुत जोरदार तालियां चाहिए। यही चीज चाह रहा था कि ये चीज मैंने भी नहीं सोची थी कभी कि जी और डी का मतलब ये भी निकाल सकते हैं। सर प्लीज रिपीट करें सर। दोबारा बेझिझक अपनी सारी बातें बता सकते बेझिझक अपनी सारी बातें बता सकते हैं। हैं। जिसके पास हमें विश्वास है कि उसके पास सोल्यूशन होगा और कुछ न कुछ करके मतलब सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। एक विश्वास जिसके साथ जुड़ा है, यानी कि जिससे विश्वास जुड़ा है उसको हम गॉड बोल सकते हैं। जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सकता है उसको हम गॉड कह सकते हैं। मुकेश मैडम कुछ बताना चाहेंगी गॉड के बारे में, आपकी कुछ अलग से कुछ? देखिए अगर आपकी बात सेम है, देखिए हमारा काम है ट्रेनिंग है स्किल्स बढ़ाने के लिए। स्किल बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक ने बोल दिया वही। अब देखिए जैसे पूनम मैडम ने जो बात बोल दी, हो सकता है आपके दिमाग में भी यही बात चल रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको ये जवाब नहीं देना है कि भाई पूनम मैडम ने तो बोल ही दिया, मैं क्या बोलूं। आपको क्या करना है, यही तो प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं आपकी। माइंड और घूमे, थोड़ा और निकल के आए, कुछ और चीज निकल के आए। क्या पता आपके दिमाग में कुछ ऐसा है तो आप निकाल नहीं पा रहे हो। मैं फोर्स करूंगा आपको उस चीज के लिए कि भाई आप निकालो तो सही, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। कोशिश करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन है। मुकेश मैडम। गॉड सर्विस पे हम बहुत ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं, अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हैं और कुछ भी मांग सकते हैं। कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और कोई बताना चाहेगा टेबल पर 1 से? वैसे मैडम कुछ बोलना चाहेंगे गॉड के बारे में, कोई राय आपकी? पूनम मैडम देखिए इस बात को ये मत समझिएगा कि गॉड का तो भगवान ही है। गॉड का मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है क्या आपने से ही क्या पता आपने से ही कोई मेरी बात को एक्सप्लेन कर दे। मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या पता आपके दिमाग में वही चीज चल रहा हो जो मैं सोच रहा हूँ। आप जो चाहते हो वो सामने वाला करते वही। आप जो चाहते हैं वही सामने वाला करते। गॉड कौन हुआ? करने वाला करने वाला। जो हम चाहते हैं और हमारे सामने वाला काम करते हैं वो हमारे लिए गॉड। सर आप लोग पहले सर प्रिंसिपल सर आपके लिए ये क्वेश्चन सबके लिए आएगा, सबके लिए आएगा ये क्वेश्चन। गॉड आपकी नजर में गॉड कौन? एक बार फिर रिवाइज करिए जी। आप क्लास में हैं, मान लीजिए क्लास में आप जा रहे हैं और उससे पहले एक दूसरा टीचर पहले क्लास हो चुकी है उनकी और आपके बीच में 5 मिनट का गैप आ गया। मान लीजिए सर ने, प्रिंसिपल सर ने आपको बुला लिया किसी काम से और आप आए हैं 5 मिनट लेट हो गए, तो आपकी क्लास का सिचुएशन फाइट सीन चल रहा है, बच्चे आपस में होल ला करके पूरा हाल मचा रखा है क्लास में। आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे? थैंक यू सर। देखो इस तरह की सिचुएशन में क्लास 6 के अंदर जो मेरे साथ घटी फिर मैंने जैसे हैंडल की वही बता रहे हैं। अदरवाइज जैसे बड़ी क्लासेस हैं 11वीं 12वीं, वो तो टीचर जाते ही एकदम चुप हो जाते हैं। अगर इधर उधर होते हैं तो भी चुप हो जाते हैं। 6ठी क्लास में लक्षित और हर्ष दोनों बच्चे फाइटिंग कर रहे थे। शायद मेरी 4थी घंटी थी। मैं जैसे ही गया मैं दूर से देख लिया, एक बच्चे ने कहा सर आ गए योगी सर, आ गए योगी सर। सारे चुप, लेकिन मैंने देख लिया था। मैंने जाते ही कहा भाई ये खिड़की खोलो गर्मी है, तो बच्चे दोनों समझ गए सर ने पता नहीं, हालांकि वो गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, 2 मिनट रिलैक्स किया, घंटी एसएससी आज की किताब निकालो। आधा चैप्टर पढ़ाने के बाद जैसे बच्चों ने लेसन पढ़ दिया, बीच में मैंने कहा लक्षित खड़ा हो। मैंने उनको तब पूछा उस घटना, उस टाइम पूछता तो सारी क्लास डिस्टर्ब, मैं भी, मेरा पढ़ाने का तरीका भी डिस्टर्ब। तब उनको अलग अलग पूछ के तब उनको डांट भी लगाई, समझाया। इस तरह की सिचुएशन में मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ। तो इनोवेटिव आइडिया क्या निकल के आया कि हम कुछ एकदम हमने एक्शन नहीं लेना चाहिए। एकदम एक्शन, हाँ एकदम बच्चे पर ये नहीं कि खड़ा हो तुम क्या कर रहा था, ये कर रहा था। उससे थोड़ा सा बच्चा
वो मतलब डीप में चला जाता है भाई, बच्चे किसकी गलती थी किसकी नहीं, वो ये चीज नहीं समझ। बच्चा कल को कई बार बागी हो जाता है, बागी होता हाँ, है, बिल्कुल, वो उस सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। बच्चा आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, आपके सामने जवाब देना शुरू कर देगा, आपके साथ फेस टू फेस आई कांटेक्ट करके बात करना शुरू कर देगा। वो सिर्फ तभी होता है हम डायरेक्ट हम खड़े पांव उसको, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये प्यार की भाषा समझती है, गुस्से की भाषा नहीं समझती। वो डंडे की भाषा गया, डंडे का जमाना सच्चाई में चला गया, ये मैंने खुद महसूस किया है, ये खुद मैंने महसूस किया है। कुछ बातें सर, तो सिचुएशन क्या आती है, जैसे फॉर एग्जांपल का क्या रहेगा, हर टीचर का अपना होगा, यही तो स्किल है जो हमारी एक दूसरे से शेयर होती है। अब उन्होंने मैडम ने जो बताया वो हमने शेयर कर लिया। हो सकता है कोई टीचर ना वो तरीका अपनाता हो, लेकिन अब अपना ले क्योंकि इफेक्टिव हो, क्या पता जो कृष्ण सर ने तरीका बताया वो क्या पता वो और टीचर अपनाते हो, और जो नहीं अपनाते तो क्या पता अब अपनाना शुरू कर दे, क्या पता इफेक्टिव टीचिंग हो जाए उनकी। यही चीजें सारी। तो डीपी सर जैसा कि आपने अभी बताया था, वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। कई बार ये भी होता है टीचर गेट में एंट्री करते ही सभी बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाते हैं। वो टीचर पे डिपेंड करता है किस टीचर की छवि कैसी है, किस टीचर के बारे में बच्चे क्या समझते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे बहुत ज्यादा शोर कर रहे तो बच्चे हम ये भी बोल देते हैं भारत माता की जय, यही तो भी बच्चे चुप हो जाते वो हैं। टेंशन ही तो क्रिएट है। बिल्कुल, उनको ये लगता है बच्चा सोचेगा आवाज कहां से आई थी तेज एकदम। वहाँ थोड़ी पढ़ाई से कुछ हटके बात होगी, या कोई डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं, या कोई स्टोरी सुनाते हैं, या कुछ और चीज, तो एकदम उनके माइंड से ये हो जाएगा भाई पढ़ाई नहीं करनी थोड़ी देर के लिए, हमें और कुछ करना है, तो थोड़े क्यूरियस हो जाएंगे। तो ये हो सकता है। बहुत बढ़िया सर यही हमारा जो कृष्ण सर ने बताया। नेक्स्ट तो वो एकदम से इम्प्रेस हो गए तो मुझे भी बताओ, तो सर वो इतनी देर में बताने की होती है तो वो शेयर करने लग जाते, नहीं तो वो साइलेंटली बैठते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने किया, बिल्कुल। ये थोड़ी सी शर्मा आई है, जैसे इन्होंने एक बताया मेडिटेशन की, बाकी मेरी तो जो मैं यूज करता हूँ वो पूनम जी ने बता दी वही थी, इसीलिए मैं बीच में बोलना पड़ा मैंने, और इसके लिए वेरी सॉरी। बाकी असली बात तो बता मेरी बात तो चली गई। आ जाओ भाई, आ जाओ। एक बात और है। हाँ, और आप तो अगर बच्चे क्लास में शोर मचा रहे तो हम एक बार जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे हर बच्चे को, जैसे कि आपने लास्ट कल वीडियो में भी दिखाया था, वो बच्चे कर ही रहे थे शरारत, टीचर ने एंटर किया, जाते ही हमें टीच नहीं करना है, ना ही उनको कुछ धमकाना है, डराना है, कुछ नहीं करना है, वो जो कर रहे हैं उनको करने देना है, जस्ट ऑब्जर्वेशन रखनी है। थोड़ी देर बाद बच्चे अपने आप ही नोट करेंगे कि टीचर जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, शी इज और ही इज ऑब्जर्विंग अस। और इन ब्रीफ आप ये कहना चाह रहे हैं नॉर्मली जैसे पानी है उसके अंदर गंदगी भूली हुई है, उसको आप देख रहे हो गंदगी बहुत ज्यादा है, आप क्या करते हो, आप उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ग्लास को छोड़ वो दो, शांत हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होगा जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। यही चीज हमारे मन में है। हमारा जो मानसिक जो परेशानियां चल रही, दिमाग में कुछ बातें चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उनके दिमाग में जो टेंशन है, तनाव है, वो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए उनको शांत कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको, ऑटोमेटिकली वो सेटल डाउन हो जाएगा। वेरी गुड टेक्निक, ये करते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। तो फर्स्ट जो बच्चों को ऐसे एज इट इज ऑब्जर्व कीजिए, बच्चे थोड़ी देर बाद अपने आप ही अपनी सीटों पर बैठ भी जाएंगे और चीजों को, और बीच बीच में हम पढ़ा रहे हैं, जब भी जैसे बच्चे कई बार कोई बात कर रहे हैं और हम पढ़ाना एकदम रोक दें, ये भी टेक्निक है, तो बच्चा अकेले बोलता रह जाएगा। सर आपकी टेबल की बारी आएगी, देन यू नहीं अभी इसमें जो मतलब हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही सर, किशन सर प्लीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जब टेबल पर वन की बात है, जब जैसे हम किसी टाइम टीच कर रहे हैं, ऑब्वियस है कुछ क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करते हैं मिसबिहेव, हम जैसे छोटा सा पोज लेना है, और मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को घूरना है या कुछ ऐसे डराना धमकाना है, जस्ट पोज ले लेना, बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि ऑब्जर्व हो चुका है वो, तो उसमें थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मिलता है टीचर को भी, और फिर वो दोबारा से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही ट्रिक है मैम, बिल्कुल थैंक यू मैम, प्लीज सिट डाउन। पता है क्या, यहाँ पे बच्चा पहले नंबर पे बैठा है और लास्ट में जो बच्चा बैठा है, लास्ट में जो बैठा है वो हमेशा लास्ट में बैठा रहता है, उससे होगा क्या, हाँ बिल्कुल, वो भी बिल्कुल अरेंजमेंट पूनम मैडम ने बताया, जैसे कि अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट अभी आएगा वो टॉपिक इसमें। तो क्या है कि देखिए क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आगे जो बच्चा बैठा है फर्स्ट टाइम आगे जो बैठा है, नॉर्मली उसका जो कैचिंग पावर भी अच्छी होगी, टीचर का भी मोस्टली साइकोलॉजिकली होता है कि उसी से ही लगभग क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि वो ध्यान से सुन रहा होता है, तो उसको ऑप्शन नहीं उसके पास, इधर वो झांक ही नहीं सकता, उसको पता है टीचर सामने।
दूसरा क्या होगा, पीछे जो बच्चा बैठा है उसको क्या होगा, बीच में जो मीडिएटर जो होते हैं बीच में बैठते हैं, वहां पे क्या होता है, मान लीजिए कोई मूवमेंट हो गई, कोई शरारती वगैरह कोई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जैसे सपोज करो यहाँ पे अमितसर एक बच्चे हैं बीच वाली लाइन अमितसर की है, यहाँ पे मान लीजिए कोई शरारत होती है या कुछ भी जैसे कोई मूवमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली पीछे अजमेर सर और योगी सर बैठे, तो ऑटोमेटिकली जैसे सर ने सिर पे मान लीजिए ऐसे हाथ भी फिराया, तो ऑटोमेटिकली जो उनका माइंड था वो वहां पे डाइवर्ट हो गया। पीछे जो बैठे मान लीजिए कंसंट्रेशन करके फोकस करके बोर्ड पे देख भी रहे हैं, बट अगर कोई देखा होगा कोई कहीं के खोया हुआ है, मान लीजिए पूर्ण मैडम कहीं खोई है मान लो, तो हम ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, हम सिंपल यही करते हैं, इसलिए करते हैं कि इसका माइंड वापस आ जाए, तो बीच में उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, उस चीज के बीच में जो फ्लो बना हुआ उसके बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। सेम चीज बच्चों के साथ होती है, तो लास्ट में जो बच्चा बैठेगा उसके सामने डिस्टरबेंस आ जाएगी, जैसे ही कोई खुजली भी करेगा, मान लीजिए में ऐसे खुज जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके हाथ उसके सामने एक क्या होगा, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि उसके ऑब्स्टेकल आ जाएगा, इसकी वजह से वो कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है। तो सिचुएशन ये है, बच्चे कई बार हाथ में पेन कॉपी या कुछ कहना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या किस डायरेक्शन में जाना है, अदरवाइज आप छोड़ दो, पता नहीं कहां पे चलता रहेगा, उसको भी पता नहीं चलेगा कहां चला गया वो। तो उद्देश्य जब तक नहीं होगा, किसी चीज का टारगेट नहीं होगा, तब तक कोई चीज सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी। तो वही चीज हमारे टीचिंग में लागू होती है कि टीचिंग जब भी होगी इफेक्टिव तभी हो पाएगी जब वहां पे कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा कि हम ये चीज चाह रहे हैं कि ये चीज हम चेंज आएगा बच्चे के अंदर, माइंड बिहेवियर में इतना चेंज आएगा, माइंड में ये चेंज आएगा, नॉलेज में चेंज आएगा, स्किल में चेंज आएगा। तो जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में हमें पहले से पता हो, तो वो ज्यादा अच्छे से हम कारगर उस टीचिंग को कर पाएंगे अच्छे से। तो ये बोध है जहाँ हम अपना सर रखकर अपनी सारी जो दुख तकलीफें या जो भी समस्याएं हैं वो रख सकते हैं और उनके समाधान की हम आशा भी रखते हैं। और यदि लिटरेरी मीनिंग जैसे हम देखें तो इसको हम ग्रेट अपॉर्चुनिटी डिलीवर भी कह सकते हैं कि भगवान से हमें वो अवसर उपलब्ध होते हैं या अवसर प्रदान किए जाते हैं भगवान के द्वारा, जिनसे हमारे व्यक्तित्व का और जीवन का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद। अपनी रक्षा कैसे कर सकते कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। Chemistry building program, a systematic process to improve the skill, knowledge and abilities of people, communities or organization। यानी कि क्या होता है, सिंपल बेसिक आसान समझे इसको, तो ये क्या है कि हम हथियार हम सब रखते हैं हमारे पास, ये नहीं कि हमें आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन अगर उसको टाइमली अगर उनको वेपन को धार नहीं लगाई जाए तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, चलने लग जाएगा उसको। तो ये स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल वही काम करती है, स्किल आपकी जो टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है कि आपको कुछ हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे आप बेहतर जानते हैं, आप अच्छे से पहले से ही बेहतर जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक तराशने की जरूरत है, एक मौका चाहिए। ट्रेनिंग यही सेशन होते हैं सीडीपी, जिसमें आपको इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपके अंदर की जो स्किल है उनको तराशा जाता है, एक दूसरे की स्किल को शेयर किया जाता है, जिससे कि आप एक दूसरे की चीजों को समझ सके, दूसरे के एक्सपीरियंस को हम शेयर करेंगे, अपने आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होगा, क्या पता कोई अच्छे के लिए हो, क्या पता वो अच्छे के लिए हमारे पास काम करेगा हमारे लिए। तो ये हमारा सीडीपी की मेन मकसद यही है, सीडीपी ट्रेनिंग का। तो केमिस्ट्री बिल्डिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, लर्न करते हैं, नॉलेज होता है, स्किल, कोचिंग, स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे होता है, ये स्टेप वाइज चलता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वहां से कुछ हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, कोई ना कोई नई चीज सीखेंगे, उसके बाद नॉलेज मिलेगा हाथ से हमें, और नॉलेज मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी स्किल इंप्रूव होगी, और स्किल इंप्रूव होगी तो हम उसको कोचिंग मतलब कहने का दूसरों को भी सिखा पाएंगे, उस चीज को बच्चों को सिखा पाएंगे वो चीजें कि हम ये चीज नहीं सीखी हमने। उसके बाद स्पोर्ट, बच्चों को हेल्प करेंगे इस चीज के लिए, कैसे हेल्प करेंगे, जो चीज हमने सीखी है कि क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है, और उसके बाद लास्ट में डेवलपमेंट। अल्टीमेटली डेवलपमेंट किसका होगा, बच्चों का, और बच्चे हैं तो हमारा भविष्य वही है, तो वो हमारा डेवलपमेंट, हमारा मेन टारगेट ही यही है, टीचर का टारगेट यही होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हम बच्चों के लिए यहाँ पे रखें, तो अल्टीमेट टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इन केमिस्ट्री बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू। तो सीबीएसई की जो पहल है 50 घंटे हर साल स्कूल में हर टीचर को करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एन आइडियल टीचर, सबसे पहले बात करते हैं कि एक टीचर, आइडियल टीचर जो होता है, आदर्श
टीचर जो होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आइडियल टीचर क्या होता है, परिभाषा क्या है एक आइडियल टीचर की। श्री भगवान सर से मैं पूछना चाहूंगा, श्री भगवान जी प्लीज बताइए एक आइडियल टीचर की क्या परिभाषा है प्लीज, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि हर पार्टिसिपेंट का एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जहां पे भी मुझे कहीं नजर आएगा कि कहीं ना कहीं पैसिव लिसनर होता जा रहा है, वो उसी से ही मैं क्वेश्चनिंग शुरू कर दूंगा। ये मेरा तरीका है और मैं अपनी नई चीज ट्रेनिंग में यही अडॉप्ट कर रहा हूं कि जो भी मुझे यहाँ पे लगेगा कि लेजीनेस फील हो रहा है, थोड़ा सा एक्टिव नहीं है बंदा, उसी से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली। जी सर, अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो डेडिकेशन एक सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और तो क्या आपने जो 10 साल पहले हमने टीचर ने सीखा है, क्या वो काफी है इस चीज के लिए आज के बच्चों को डील करने के लिए? नहीं, वो डे बाय डे इंप्रूवमेंट होना चाहिए। That's why we are here for CDP training। यही तो बात है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमने जो 10 साल 15 साल पहले जो हमने सीखा है, जो हमने खुद पढ़ के आए हैं, तो ये नहीं कि आज का पढ़ाई का लेवल भी आज नहीं हो, वो चेंज हो चुका है। तो उन चीज के लिए रूबरू होने के लिए, उस सिचुएशन से रूबरू होने के लिए यही है सीबीपी ट्रेनिंग और इसका नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट। बैठिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट है, जैसे जो आइडियल टीचर क्या होता है। इसके अलावा कोई और बताना चाहे आइडियल टीचर की डेफिनेशन? कृष्ण सर आपसे एक ये सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल टीचर? प्लीज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज़ यू आर एन इंग्लिश टीचर, सो आई जस्ट would like to just listen to you from you in English only. Okay, sir, thanks sir. An ideal teacher should be honest to his profession, and he must be dedicated and must have good knowledge of his subject and good teaching skills and different methods and techniques he should have. He should also update his knowledge from time to time. तो ये था हमारा कुछ पॉइंट इस बारे में कि एक आइडियल टीचर होता है, एक आदर्श जो टीचर होता है वो कैसा होना चाहिए हमारे बीच में। तो वो हमने वही चीज मैं कहना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पे श्री भगवान सर ने बताया, कृष्ण सर ने बताया, हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ बातें हैं। जैसे मैंने ये पूछा आइडियल टीचर क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में गए। हर किसी ने अपने तरीके से माइंड में अपना सोचना शुरू कर दिया कि मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। हर किसी का, ये नहीं कह सकते जो कृष्ण सर ने जो दिमाग में सोचा वही पूनम मैडम ने सोचा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी का अपने दिमाग में कोई ना कोई नया कुछ तो आया होगा इस बारे में। तो वही चीज निकालने की कोशिश की है सीडीपी ट्रेनिंग कि एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए, आइडियल क्लासरूम कैसी बनेगी, उसी से तो बनेगी, क्योंकि टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर अगर डिमोरलाइज है, पहले से ही टेंशन में है, बिना कोई भी फालतू के एक्स्ट्रा टेंशन किसी भी तरह की हर किसी की होती है, तो वो अगर वहां पे दिखेगी तो ऑटोमेटिकली इसका जो उसका रिफ्लेक्शन तो नजर आएगा उस चीज में। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था, जो उस वहां पे नहीं किसी रीजन से जो भी आप नहीं सुन पाए, मैं एक छोटा सा एक आइडिया बताऊंगा कि जो मैंने एक ट्रेनिंग के थ्रू सीखा है, वो ये है कि अगर आपकी क्लास में बच्चे शरारत करते हैं तो आप सिंपल उनसे रिफ्लेक्शन लिखवाइए। सिंपल उनसे बोलिए राइट डाउन द रिफ्लेक्शन, जो भी आपने किया उसका रिफ्लेक्शन लिखिए। उससे रिफ्लेक्शन लिखने की आप जैसे क्वेश्चन ये भी आया था, नोटिस करो अपने आसपास क्या हो रहा है। आपके आसपास कोई बच्चा गाली देके निकल रहा है और आप चुपचाप उसको सेंड करते जा रहे हैं। कीन ऑब्जर्वर, नोटिस करो उस चीज को, टोकना शुरू करो। टोकना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली, ये मत सोचिए कि एक या दो सिर्फ डिसिप्लिन वाले टीचर है, डिप्टी सर है, पीटीआई सर है, सिर्फ उन्हीं की ड्यूटी होती है कि टोकने का काम सिर्फ वही करते हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, यूनिटी ही स्ट्रेंथ होती है। यूनिटी हमेशा इकट्ठे रहे, यानी उसकी ताकत बने, उसका साथ करें। ये नहीं कि भाई ये डिसिप्लिन का मैटर है, भाई वो बच्चे दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं किसी बात पे भी, गाली गलौज चल रहे हैं आपस में और हम उसके पास से निकल जाए, ये तो डिप्टी संभालेगा, डिप्टी का काम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आप नहीं कर सकते, आप इन्वॉल्व मत होइए, बट क्या कर सकते हैं हम वहां पे, हम उसको मैसेज को ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं। डिसिप्लिन इंचार्ज हो सकता है डिप्टी सर वहां पे मौजूद ना हो, तो हम आकर मैसेज पहुंचा सकते हैं कि फलानी जगह पे ये सिचुएशन आ रही है।
तो ये काम हम कर सकते हैं। तो ये चीज जरूरी है होना कि आपके पास जो ये पावर होनी चाहिए कि आप यहाँ पर 3 ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व करना सीखो। इतनी तो डांटने की कैपेसिटी होनी चाहिए, बच्चा अच्छा बेटी टीचर हो कोई भी हो। तो हर टीचर का जब तक प्रेजेंस नहीं दिखेगा वहां पे तो ये समस्या आएगी ही आएगी। तो हर टीचर एक डिब्बी की तरह काम करे तो वाकई में स्कूल का सिनेरियो बदल सकता है, स्कूल का माहौल बदल सकता है डिसिप्लिन के मामले में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है क्या कि कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपके पास जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आप चीज बोल रहे हैं, आप जो भी बोलते हैं मटेरियल लेकर है, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। कॉन्फिडेंटली का मतलब ये हो गया कि आप जो भी बोलो आपको कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपके अंदर कि आप जो बोल रहे हैं वो आपका विश्वास है आपका। ये नहीं कि कहीं से भी बोल दिया, मन में आया और उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, बस बोल दिया, कहीं से भी बोल दिया मन में आया। तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। उसके बाद आता है एक्सेप्टिंग फीडबैक। अब फीडबैक से मतलब क्या होता है? फीडबैक क्या होता है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या काफी देर से आप लगातार सुन रहे हैं मेरी बातों को, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहूंगा। कृष्ण प्लीज जो मैसेज जो माइक है उसको पास कर दीजिए विजेंद्र सर तक प्लीज। विजेंद्र सर आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग फीडबैक? तो सबसे पहले फीडबैक क्या होता है सर? एक टीचर के माइंड में बात करें, एक्टिव जो आइडियल टीचर की बात हम खासियत देख रहे हैं, तो फीडबैक क्या होता है उसके बारे में पूछना चाहेंगे आपसे। फीडबैक क्या होता है टीचर के बारे में? फीडबैक के लिए सर बच्चे से जैसे हम पूछना चाहिए कि क्या कारण है, कोई समस्या घटी है, उसके पीछे क्या समस्या है। ठीक है, एक्सेप्टिंग फीडबैक का मतलब क्या निकला? उसकी बात को मानना, उसकी बात को मानना, ये नहीं कि भाई मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। जो बच्चे ने फीडबैक दिया हो सकता है बच्चा आपकी बात को, मेरी मालूम है क्लास में सीधा तो बैठ प्लीज। तो मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा, एक बच्चा उठ के खड़ा दैट जो टीचर ने क्लास में करा दिया, स्टूडेंट शुड रीड दैट और उस पे जो भी क्वेरीज हैं उनको क्लियर करे, एज इट इज एक्सेप्ट ना करे चीजों को। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कि इनके बच्चे को डीप नॉलेज होना, क्यों व्हाई होना जरूरी है। बच्चे के दिमाग में अगर व्हाई नहीं आया ना तो आप समझ लीजिए बच्चे के अंदर आप अच्छे से इफेक्टिवली टीचिंग नहीं कर पा रहे। बच्चा जब तक व्हाई नहीं लगाएगा ना चीज के पीछे, कि ये जरूरी है कि मैथ की बात करो, साइंस की बात करो, हिंदी में भी कोई चीज है, आपने कोई समास करा दिया हिंदी में या कोई संधि विच्छेद करा दिया तो आपने बता दिया और ये कह दिया कि ये चीज ऐसे होगी, तो बच्चे को पूछना चाहिए कि नयन है, नयन है, तो नयन को नयन ही क्यों बोलते हैं? ने प्लस नयन है, क्यों भाई? कौन से, यानी कि ये नहीं कि टीचर ने बोला तो सही होगा। बच्चा जिस दिन क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए आपकी टीचिंग इफेक्टिव होती जाएगी में। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव होती जा रही है। जब भी बच्चे ने व्हाई ये आ जाएगा कि व्हाई क्यों ऐसा, हर चीज के पीछे तर्क ढूंढना, लॉजिक ढूंढना शुरू कर देगा, तो समझ लीजिए आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होनी शुरू हो चुकी है। सिंपल सा लॉजिक है इसका। नेक्स्ट आता है क्या, इसके आइडियल स्टूडेंट्स के बारे में। ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आइडियल स्टूडेंट में होनी चाहिए। क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज आइडियल स्टूडेंट्स आर, मैं वन बाय वन हर किसी को मैं मौका दूंगा, आप तो आप सारे गो थ्रू हो जाएंगे इन पॉइंट से, और आप एक बार हर किसी टीचर से मैं पूछूंगा, किसी से भी, कि आप इससे क्या मतलब निकलता है, क्या समझते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट है, एक बार आप जल्दी से गो थ्रू हो जाइए अच्छे से, वन बाय वन मैं आपसे पूछता जाऊंगा, एक बार आप देख लीजिए आराम से। About their studies. Yes, तो उसको एक्सप्लेन करना। रेगुलर होमवर्क करके आए सर, क्लास में अच्छे से काम करे, डिसिप्लिन रहे, डेडिकेटेड हो सर, जो उसको करवाया जाए उसको वो लर्न करे, सीखे, एक डेडिकेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। वाह, बहुत बढ़िया। About their studies. Yes, तो उसको एक्सप्लेन करना। रेगुलर होमवर्क करके आए सर, क्लास में अच्छे से काम करे, डिसिप्लिन रहे, डेडिकेटेड हो सर, जो उसको करवाया जाए उसको वो लर्न करे, सीखे, एक डेडिकेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। वाह, बहुत बढ़िया। विद्यार्थी को ईमानदार, तरक्की और जिज्ञासु होना चाहिए और सभी का आदर करने वाला होना चाहिए। और बच्चे को अपने अध्यापकों का, अपने साथियों का और स्कूल के सभी स्टाफ का आदर करना चाहिए। सर
विद्यार्थी को ईमानदार, तरक्शील और जिज्ञासु होना चाहिए और सभी का आदर करने वाला होना चाहिए। और बच्चे को अपने अध्यापकों का, अपने साथियों का और स्कूल के सभी स्टाफ का आदर करना चाहिए। वे में करना है वो आपको देखना है, वो क्लास के बच्चों की एनर्जी देख करके कौन किस फील्ड में अच्छा है, उसको किस तरह से आगे लाया जाए। वो अपनी एनर्जी को किसी और तरीके से लगा रहा है, जैसे कोई बच्चा अच्छा साइंस का एक्सपेरिमेंट दिखा सकता है बट वो एनर्जी किसी और चीजों में लगा रहा है, तो सिर्फ जरूरत है उसको चैनलाइज करने की, डायरेक्शन देने की। टीचर मतलब यहाँ पर एक इंस्पायरिंग और मोटिवेटर का काम किया उसमें हमने, तो काफी अच्छा वीडियो था। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक्स सो मच। तो यही मैं आपको शेर के बारे में दो चीज बोलना चाहूंगा। शेर अपनी ताकत और हौसले के दम पर ही जंगल का राजा है, क्योंकि जंगल में राजा का चुनाव नहीं होता। शेर का चुनाव बाय सिलेक्शन है, अपनी हिम्मत और हौसलों के दम पर ही। इसके अलावा शेर के अंदर बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं। शेर हमेशा अकेला रहता है, शेर कभी भी झुंड में नहीं रहता, केवल एक ही टाइम झुंड में मिलेगा, बाकी वो झुंड में कभी भी नहीं रहता है। शेर बिल्कुल फोकस होता है, उसको पता है कि भीड़ की जरूरत नहीं है, अकेला ही काफी हूं, मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। शेर के अंदर बहुत काबिलियत होती है। इसके अलावा शेर की दहाड़ आपको पता ही है, एक फिल्म का डायलॉग है, पुरानी फिल्म का, पूरा अच्छे से याद नहीं है, दो लाइनें याद है सिर्फ, कि सांप और बिच्छू शेर को काटा नहीं करते, चुपचाप बगल से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल जिंदगी लेने का नहीं, जिंदगी खोने का है। तो शेर के अंदर इतनी काबिलियत होती है। हाँ जी, मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो पसंद करता हूँ, दैट वन इज प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। प्रोटॉन हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है, तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड बीम जो है वो बच्चों को मोटिवेट कर सकती है कि आपको प्रोटॉन की तरह बिहेव करना चाहिए और आपका टारगेट भी फोकस होना चाहिए। जो कैथोड बीम है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है अप टू द नेगेटिव टारगेट, जहां पर उसको जाना है वहीं जाती है, वो बीच में कभी भी डिफरेंट नहीं होती है। इसके अलावा कैथोड बीम जिस भी टारगेट से टकराती है, जस्ट लाइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन, वो स्किंटिलेशन शो करती है, चमक शो करती है। चमक आपको ये दिखाती है, चाहे वो चेहरे की हो, चाहे किरदार की हो, चाहे वो कैथोड बीम की हो, चमक हमेशा आपको रिजल्ट दिखाती है। रिजल्ट कभी कभी हमारे पास बहुत अच्छे आते हैं, जस्ट लाइक फ्लोरेसेंस, आप लगातार चमक रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कि 75 साल के आसपास हो गए लेकिन चमक रहे हैं। और कभी कभी वो चमक जो है वो फॉस्फोरेसेंस की तरह होती है, कभी चमक रहे हैं कभी नहीं चमक रहे। बहुत सारे हमारे पास ऐसे किरदार हैं जो कभी कभी हमें दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं। जैसे क्रिकेट में भी है, ज्यादा अपने सर को पता हुआ, क्रिकेट का ज्यादा नहीं पता है मुझे, कि कुछ खिलाड़ी कभी कभी चलते हैं तो हम कहते हैं फॉर्म में चल रहा है, और कभी कभी नहीं चलते तो हम कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो प्रोटॉन जो है वो हमारे को लाइफ में पॉजिटिव होना सिखाता है। थैंक यू। देखिए सर, ऑटोमेटिकली हमें, क्योंकि मेरे लिए मैंने खुद सीखा है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्कूल जो शिक्षा बोर्ड में है, वहां पे सिलेक्शन के लिए 1000 कैंडिडेट आए थे, मेरा सिलेक्शन हुआ था सर। 2 मिनट होगा सर। वहां पे ये चीज मेरे काम आई, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं हर चीज में सीखता हूं तो मैं ये सोचता हूं पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा। बाय चांस जगबीर मलिक सर उस टाइम चेयरमैन होते थे, और वीरेंद्र खटकड़ा सर जो डीसी है, और रोहतक में फिलहाल शायद मेरे ख्याल से अभी, वो वहां पे आप भिवानी के डीसी थे, तो वो भी दोनों मीटिंग वहां पे मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया था। तो खटकड़ा सर बोले डीसी सर से, जो वो बोले सर आप तो फंस गए। मैंने कहा क्यों फंस गया? बोले सर मेरा एक सब्जेक्ट मैथ है। तो बोला बाकी उससे तो मैं नहीं पूछ पाया, बाकी सब्जेक्ट अलग अलग थे, लेकिन आपका सब्जेक्ट तो मैथ है, आपसे तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैंने कहा सर पूछिए, देखो पूछिए सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, पूछिए। तो देखो हम, मैंने उस टाइम बोल दिया। तो सर बोले मेरे से यही पूछ लिया, सर डिफरेंशिएशन जो आप कराते हो 11th 12th में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या सीख जाएगा बच्चा?
फिर उन्होंने क्या किया, मैंने उसका जवाब दिया तो उसके सामने उनके बोर्ड भी रख रखा था उन्होंने, बोले इसका बोर्ड पे सर ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे बच्चों को इजीली समझाओगे? मैंने समझाया। तो आप यकीन नहीं करेंगे सर कि 1000 कैंडिडेट्स में से लास्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरे ससुर जी जो है, मेरे फादर तो है नहीं, अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे ससुर जी को थोड़ी टेंशन हो गई, बोले भाई मेरा जो भाई उसके लिए जाके जगबीर सर के पास मिलना पड़ेगा। तो चेयरमैन सर बड़ाई की बात है, लेकिन बताना देखो मैं बताऊंगा नहीं पर कैसे पता लगेगा। मेरे ससुर जी मेरे वहां पे जगबीर सर के पास, जगबीर मलिक जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके पास गए, बोले जी आपके पास एक कैंडिडेट आया था, कहीं से जानकारी ढूंढी, तो वही बोले क्या ना, और ऐसे ऐसे मेरे जमाई थे और उनका क्या रहा, उनका सिलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। अब फिर कहोगे हो सकता है अपने गवर्नमेंट में आ गया। उसमें उन्होंने एक ही बात बोली, जगबीर मलिक सर चेयरमैन सर ने एक बात बोली थी, बोले जी इसके लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, ये बंदा अपने आप क्लास लगाए अपनी जगह, तो इसके लायक, हमने तो नाम इसका फाइनल कर रखा, आपकी वजह से करा कि आप आए हो। तो मेरे ससुर जी को इतना प्राउड फील हुआ कि जो चॉइस उन्होंने जो रखी थी भाई छाटा लेके अपनी लड़की के लिए, तो उनको इतना प्राउड हुआ, घर पे आते ही एकदम से आंखों में पानी लिया है, मेरे को बताया बेटा वाकई में आज मेरे को महसूस हो रहा है कि प्राउड की ये चीज का कि मैंने क्या यहाँ पे कि किस बंदे को छाटा लगा लड़की के लिए। तो ये चीज है, मतलब प्राउड फील होता है, उनको भी फील हुआ और मुझे भी उस टाइम पे ज्यादा अच्छा लगा कि मुझे किसी की वहां पे किसी की रहमो करने की जरूरत नहीं है कि किसी के कहने से मेरा सिलेक्शन अपने दम पे आया हूं। कि नेक्स्ट डीपी सर प्लीज, समय देने के लिए धन्यवाद आपका। आपका समय शुरू होता है आपसे। My topic is yoga. Yoga is essential part of our life. अंग्रेजी इतनी याद है, बाकी हिंदी में बात कर रहे हैं। सर अमेरिका में एक स्वीपर है, अनएजुकेटेड बंदा है, वो भी इंग्लिश बोलता है, that doesn't mean that he have to survive for the fittest of the most of that country। जरूरी नहीं है हिंदी बोलता है, नहीं ये नहीं कि हमने अपने आप को हिंदी भावना का शिकार नहीं करना चाहिए, ये हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स है कि हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम हिंदी तो है हमारे लिए जान। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। योग के द्वारा बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी का इलाज किया जा सकता है, इवन सर्वाइकल तक का भी। योग से हमारे शरीर को लचीला बनाया जा सकता है। योग के द्वारा आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाया जा सकता है, यदि गहराई में जाया जाए तो। That's all। वाह बहुत बढ़िया कि मुझे ये चेंजेस नजर आएंगे बच्चों में, ये चीज सीख पाएगा बच्चा, चाहे ग्रामर हो चाहे आपकी ग्रामर का ही लेते हैं सर। जैसे 6वीं से 8वीं तक टॉपिक करवाते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो करवाने के बाद जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे बच्चों को, जैसे समझ आएगी, वर्ड्स के बारे में पहचान होगी, उनके जो यूजेस हैं किस तरह से यूज किए जाते हैं, तो वो पहचान होगी और फंक्शन जो है वो भी पता चलेगा बच्चों को। तो सभी वर्ड्स की जो है पहचान कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है सर, ये हो गया आपका कंप्लीट। और आपने वो जोड़ा नहीं टू लगा के, मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव, आप ठीक है उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू understand about the various parts of body of your body, जो भी आपका of words, to make them understand the function of words, or to make them understand the form of words। बहुत बढ़िया। फोटोसिंथेसिस, उससे बच्चे सीख सकते हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू reforestation of trees, students will be able to knowledge about cutting of trees, importance of trees in environment, in global warming, etc. Wow, thank you so much, sir.